किसी को कुछ पूछना है कुछ बात डिस्कस करनी तो आप कर सकते हो, राइट। एक दो मिनट और वेट करें, बाकी बच्चे भी आ रहे हैं तब तक। किसी को कुछ पूछना है, कोई बात है, कल के लेक्चर में कोई चीज नहीं समझ में आई हो, एनीवन? ठीक है। तो बच्चों देखो, आज का जो लेक्चर है उसमें हम पहले कल वाले लेक्चर के कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, एक दो वेराइटी और है जो मुझे आपको सिखानी है, तो हमारा इनइक्वालिटी कंप्लीट हो जाएगा। इनइक्वालिटी को कवर करने के बाद फिर मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करूंगा। अब देखो, ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी आपकी क्लास 11th में था, राइट। ठीक है, थोड़ा गुड इवनिंग बच्चा सबको, गुड इवनिंग। 11th में आपका पास ट्रिग्नोमेट्री ऑलरेडी था, फंडामेंटल आई थिंक सबको थोड़ा थोड़ा आता होगा। अब हमें इसको एक ही लेक्चर में कवर करना है। बेसिकली इसमें ऐसा है कि ट्रिग्नोमेट्री का हमको पूरा डिटेल नहीं देखना है, हमको बेसिकली इसका रिवीजन करना है, ताकि जो पार्ट इंपॉर्टेंट है, जो 12th में आपको यूज होगा, वो मैं आपको समझूं। इसलिए थोड़ा सा आज का लेक्चर हल्का सा फास्ट रहेगा, क्योंकि हम बेसिकली 11th के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का रिवीजन कर रहे हैं, राइट। आगे जब मैं आपको 12th का पढ़ूंगा तो बहुत आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे हम बहुत प्रॉपर्ली हर चीज को पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल अभी अपना बेसिक मैथमेटिक्स चल रहा है, जिसमें मैं ट्रिग्नोमेट्री, कल जाके थोड़ा बहुत दूसरी और चीजें मैं आपको रिवाइज करूंगा, तो इसमें थोड़ी सी स्पीड रहेगी। मेन आपका गुड इवनिंग। मेन आपका काम क्या है, आपको ध्यान से सुनना है। कुछ क्वेश्चन मैं क्लास में करूंगा, कुछ क्वेश्चन आपके लिए घर के लिए छोड़ूंगा, आपको उनको रिट्राई करना है। और घर पे जाके जो नोट्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, उनको वापस से एक बार प्रॉपर्ली रिवाइज करके डीपीपी को अटेम्प्ट करना है। ये अगर आपने कर लिया तो आपका वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। और अगर आप मान लो अभी से नहीं करोगे, तो आगे जाके मैं कह रहा हूँ बहुत दिक्कत आएगी। फिर आप चाहे 12 बोर्ड्स दो, सीयूईटी दो, एनडीए के एग्जाम दो, या जेई के एग्जाम दो, कोई भी एग्जाम में अगर आप अपियर करोगे, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स की जो कैलकुलेशन है, इनमें अगर कहीं अटके तो क्वेश्चन का फाइनल आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। आज हम जो मैंने आपको बता दें क्या क्या हम करने वाले हैं, मैं आपको अटेंटिवली बैठना है, थोड़ा सा पेस में चलूंगा, क्योंकि मुझे पूरा चैप्टर एक लेक्चर में इंपॉर्टेंट चीजें कवर करनी है। हाँ, आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप प्लीज माइक को अनम्यूट करके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है, वापिस मैं रिपीट कर दूंगा, लेकिन कंसंट्रेट होकर सबको बैठना है, ठीक है ना। बोलो सर, हाँ बोलो प्रिंस। सर वो अरेंज करते थे ना हम नंबर्स को, हाँ हाँ हाँ, वो अरेंज कैसे करते थे? ठीक है। मैं आज अभी अपन एक दो क्वेश्चन और लेंगे ना, उसमें क्लैरिटी आ जाएगी, है ना। और बताओ, और किसी को कोई डाउट था लास्ट लेक्चर में? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको वो बोला था सबको कि इनइक्वालिटी के हम आज कुछ अच्छे वाले क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद ही नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पुराना लेक्चर को एक बार वापस से प्रैक्टिस करके फिर आगे बढ़ेंगे। इन जो क्वेश्चन आज हम करने वाले उससे आपके कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। तो करें स्टार्ट, बोलो एवरीवन। यस सर। सब लोग थोड़ा जोर से बोलो, रेडी है? ठीक है, थोड़ा जोश आना चाहिए, अगर आप में जोश कम रहेगा तो टीचर कहाँ से जोश पाएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल के लेक्चर में हमने इनइक्वालिटी स्टार्ट कर दिया, तो बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे, आगे उसी को कंटिन्यू करते हैं। कुछ क्वेश्चंस और मैं करूंगा आपको जिसमें थोड़ी गलती हो सकती है। अब जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे देखो एक कॉमन एक चीज है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास क्या गिवन है, 3x - 1, माइक ऑफ कर लो किसी का ऑन है तो, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब अगर मैं आपसे पूछूं इसको सॉल्व करना है, तो बताओ अगली स्टेप में क्या करेंगे, बोलो। सर वन को दूसरी साइड। हाँ वेरी गुड। कल अपन ने बताया था कि आपके पास सबसे पहले इधर जीरो होना चाहिए, इसको जीरो बनाना है, तो जीरो बनाने के लिए इसको उधर भेज दो, एक तरीका। अब दूसरी बार यहाँ पे ना बहुत सी बार बच्चे एक और चीज क्या कर लेते हैं, क्या 2x को मैं उधर भेज सकता हूँ, डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई, बोलो। जैसे मान लो 2x को किसी ने उधर भेज दिया, गुड इवनिंग तो ऐसा हो जाएगा। गुड इवनिंग। ये 2x इधर आके जब माइनस होगा तो ऐसा हो जाएगा, x - 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मुझे बताओ ये जो स्टेप्स मैंने फॉलो करी है, क्या ये करेक्ट है या इसमें कहीं एरर है? सोच के बताओ, क्या एरर है? सर, क्या एरर है? सही तो करा है, डिवाइड था उधर जाके मल्टीप्लाई। हमें ये पता नहीं सर एक्स पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। सर हमें ये पता नहीं है कि एक्स नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। और ये सबको ध्यान रखना है, ये जल्दबाजी में आगे जाके चैप्टर में मिस्टेक हो सकती है। बहुत सी बार जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे तो आपको ध्यान आ रहा है, लेकिन बहुत आगे जाके आप गलती करोगे, कर सकते हो। इस बात को सबको ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में जो 2x है उसको डायरेक्टली उधर कभी नहीं भेजना है। क्यों नहीं भेजना है, कारण क्या है उसका, क्योंकि 2x एक वेरिएबल है।
2x क्या एक वेरिएबल है। कल मैंने आपको सिखाया था कि इनइक्वालिटी के दोनों तरफ अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे पता नहीं कि जो 2x है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमें इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वी डोंट नो। तो इसका साइन चेंज होगा या नहीं होगा ये हमें पता नहीं, तो हम ये वाली स्टेप फॉलो नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग मेथड है। इसलिए मैंने जानबूझ के सॉल्व किया था कि आपको अब ध्यान रहे कि ये स्टेप आपको फॉलो नहीं करना है। 2x को उधर नहीं भेजना है। जब भी कोई भी वेरिएबल हो तो वेरिएबल को डायरेक्ट उधर मत भेजो, क्योंकि हमें उसके बारे में पता नहीं है। हो सकता है ये पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव तो डायरेक्ट जा सकता है, लेकिन अगर ये नेगेटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हमें इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए हम ये वाली स्टेप फॉलो नहीं कर सकते। सबसे पहले बताओ क्या ये चीज समझ में आई कि हम क्यों नहीं उधर भेज सकते? सबको जल्दी बताओ। ठीक है, अब इसको उधर नहीं भेजते तो फिर करें क्या? करें क्या? आप एक चीज ये कर सकते हो, तो कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट को तो इधर भेज ही सकते हैं। इस कांस्टेंट को अगर उधर भेजोगे तो ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। तो आपकी करेक्ट स्टेप क्या हो जाएगी? ये ऐसा कैसा रहेगा, ये +1 इधर आके क्या हो जाएगा -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये स्टेप आपकी करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दोनों तरफ -1 सब्सट्रैक्ट करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, तो कांस्टेंट नंबर को सब्सट्रैक्ट करने को कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब इसको सॉल्व करना है, तो बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे 0 तो बन गया, अब मुझे यहाँ पे फैक्टर बनाना है, एलसीएम लेंगे। वेरी गुड, यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम। तो एलसीएम वेरी गुड, 2x और 1 का जो एलसीएम हो जाएगा 2x हो जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं? यहाँ पे 2x से मल्टीप्लाई 2x से डिवाइड, तो न्यूमरेटर में मेरे पास क्या बचेगा? दिस माइनस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ऊपर बचेगा x -1 अपॉन 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दो फैक्टर आ गए, एक है x -1 और एक है 2x। इन दोनों के रूट्स बताओ क्या क्या है? ऊपर वाले का रूट क्या है? 1 बोलो 1 1 है ना, One. वेरी गुड 1। और नीचे वाले का रूट क्या है? 0 0 0 करते हैं, दोनों को 0 से इक्वेट करते हैं। एक 0 और एक 1 है, तो जो पहले कौन आएगा? 0 आएगा, फिर कौन आएगा? 1 आएगा। RHS 0 है, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, सबसे राइट हैंड साइड को प्लस लिख देंगे। याद आ रहा है? यस ना? सर यस सर पावर ऑड है दोनों की, पावर ऑड है तो अल्टरनेट चेंज हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा माइनस, माइनस का हो जाएगा प्लस। ऑड पावर में चीजें चेंज हो जाती है। अब मुझे क्या चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 में ये आ जाएगा। अब मुझे बताओ कहाँ पे क्लोज रहेगा, कहाँ पे ओपन रहेगा? याद करो कल कैसे सिखाया था। 0 पे क्लोज की ओपन? सर ओपन ओपन क्यों? कारण सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा। डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता, बताया था ना। डिनोमिनेटर की कोई भी क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती, भले ही यहाँ पे इक्वालिटी है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे ओपन रहेगा। और 1 पे क्लोज न्यूमरेटर 1 पे क्लोज रहेगा। तो मेरा बताओ फाइनल आंसर कैसे लिखोगे जल्दी से? -∞ to 0 क्लोज ब्रैकेट 1 -∞ to 0, वेरी गुड, यूनियन क्लोज ब्रैकेट 1 से इंफिनिटी। ध्यान से देखो क्या आपका फाइनल आंसर है। क्या पक्का समझ में आया कि नहीं आया? देख लो, कोई स्टेप नहीं समझ में तो वापस पूछो। एनीवन क्लैरिटी आ रही है अब कैसे करना है? यस सर वेरी यस सर बस ये ध्यान रखना 2x को उधर नहीं भेजना है, नहीं तो गलती हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। एक और अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे देखो 3 फैक्टर है, x² +1 x -2 और x -4। तो अगर मैं इनको नंबर लाइन पे प्लॉट करना चाहूंगा तो इसके रूट एक तो 2 है, इसका फैक्टर, इसका रूट क्या हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा 4, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब x² +1 के फैक्टर तो बनेंगे ही नहीं, तो इसका क्या करें बताओ? क्या इसको हटा देंगे क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो कभी भी, ये बहुत अच्छी चीज है, कभी भी इनइक्वालिटी में इस तरह से कोई चीज आती है जो ऑलवेज पॉजिटिव है। यहाँ पे आप x कुछ भी रखो, ये ऑलवेज क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। x² +1 इज एन ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब ये जो x² +1 है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहेगा। अब किसी भी नंबर के साथ पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क पड़ेगा क्या? अगर मान लो नंबर पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव रहेगा, नंबर नेगेटिव है तो भी नेगेटिव ही रहेगा। कभी भी किसी नंबर से पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क पड़ता है क्या? नहीं। तो इसके कारण कोई भी चेंज नहीं आएगा पूरी इनइक्वालिटी में। इसके कारण मतलब अगर ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ना। अब ये आगे वाली क्वांटिटी, आगे वाली जो क्वांटिटी है, अगर मान लो ये पूरी आगे वाली जो बची हुई क्वांटिटी है, अगर ये पॉजिटिव है तो भी इसके मल्टीप्लाई होने के बाद भी पॉजिटिव रहेगी। और ये मान लो आगे वाली क्वांटिटी अगर नेगेटिव है तो इसके मल्टीप्लाई होने पे अभी भी नेगेटिव रहेगी। कुछ इसके होने या ना होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता, नो सिग्निफिकेंट। तो आपको अब ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है
कभी भी इनइक्वालिटी आपके पास रहे, उस इनइक्वालिटी में या फिर कोई भी बड़ी सी इक्वेशन हो, उसमें अगर कोई क्वांटिटी ऐसी है जो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो उसको आप मतलब इग्नोर भी कर सकते हैं, उसको उसके रहने या नहीं रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलवेज पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नंबर किसी से भी मल्टीप्लाई हो, वो हमेशा वैसा के वैसा ही रहता है। अगर पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर नेगेटिव आएगा। तो कोई भी चीज जब हमेशा पॉजिटिव हो तो उसको आप कंसिडर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। क्या ये चीज समझ में आई? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो कभी भी जैसे Yes. एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, इसके फैक्टर भी नहीं बन रहे, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, आपको इसको अपने नंबर लाइन पे कंसीडर नहीं करोगे तो भी चलेगा। अब वापस वैसे ही करना है, एक्स के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, सबकी पावर ऑड है, ठीक है, यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करोगे, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस कर दिया। अब मुझे चाहिए ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 कौन सा रीजन हो जाएगा? ये वाला, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 4 से इन्फिनिटी। एक बार देख लो ध्यान से, किसी को छोटा सा भी कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज पूछो, एनीवन, अभी पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो सर फर्स्ट स्टेप में एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्या था बेटा? अब एक्स स्क्वायर प्लस 1 के फैक्टर नहीं बना सकते हम, ठीक है। आप चाहो तो चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होता तो दो फैक्टर बन जाता, एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का कोई फैक्टर नहीं होगा। और दूसरी चीज मैंने क्या देखी यहाँ पे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना? किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, और उसमें मैं अगर प्लस 1 ऐड कर दूंगा तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या रहेगी? ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ये पूरी पूरी क्वांटिटी क्या रहेगी? ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। अब पॉजिटिव नंबर को किसी भी के साथ मल्टीप्लाई करने से कुछ फर्क नहीं पड़ता इनइक्वालिटी, मतलब बेसिकली मेरा जो सॉल्यूशन निकलेगा ना, वो सॉल्यूशन हमेशा ये सही रहेगा। मतलब अगर मैं नंबर इसमें 4 से ज्यादा रखूं, अब रख के देख लो, अगर 4 से ज्यादा कोई भी नंबर रखोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, इसके रहने या रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। 4 से कम नंबर रखोगे तो ये आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, समझना क्या है कि अगर मान लो इनइक्वालिटी में कोई भी ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी से अगर कोई चीज मल्टीप्लाई होती है तो उसको हम कंसीडर नहीं करते, उसको हम कंसीडर, जैसे यहाँ पे मैंने इसके रूट्स लिखे, क्या नहीं लिखे ना, मैंने सिर्फ किसको कंसीडर किया? इन दोनों को, इन दोनों फैक्टर को मैंने कंसीडर किया। इसको कंसीडर क्यों नहीं किया? क्योंकि ये तो हमेशा पॉजिटिव है, ये तो हमेशा क्या रहेगी? पॉजिटिव ही रहेगी। थोड़ा बहुत समझ में आया? Yes, sir. ठीक है। जैसे मेरा जो पहले आंसर मान लो होगा -5 आ रहा था, अगर मेरा आंसर मतलब उसको आप 0 में भी भेज सकते हो, ठीक है, ऐसा भी समझ सकते हो। या फिर अगर मान लो मेरा आंसर -5 आ रहा है, नेगेटिव है, उस नेगेटिव नंबर में कोई भी पॉजिटिव मल्टीप्लाई कर दो, आंसर हमेशा नेगेटिव ही रहेगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव में वापस पॉजिटिव भी मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर पॉजिटिव ही रहेगा। तो पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए जो ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी है, ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। एक्स को कुछ भी रखने पे हमेशा ये पॉजिटिव आएगी, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। आगे एक दो एग्जांपल और लेके मैं समझाऊंगा, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, सिंस इज ऑलवेज पॉजिटिव इट विल नॉट इफेक्ट द इनइक्वालिटी, ठीक है। तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो, आपका क्वेश्चन सिर्फ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, तो आप इसको हटा सकते हो। क्लियर है? चलो अब इसको Yes, बताओ, sir. अब करो सेम। हाँ, घर में आता हूँ उस पर, एक मिनट। हाँ, घर आपने पूछा था अगर इसमें इक्वल टू 0 भी होता, अगर इक्वल टू 0 होता तो आपका क्लोज ब्रैकेट हो जाता, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर मान लो इनइक्वालिटी में इक्वल टू 0 होता तो यहाँ पे आप फिर क्लोज ब्रैकेट लगा देते। क्लियर है? ओपन की जगह क्लोज आ जाता, और कुछ चेंज नहीं। अब बताओ यहाँ का आंसर क्या आएगा? ठीक है, अगेन ओके, यहाँ पे आपको कोई चीज दिख रही है जो ऑलवेज पॉजिटिव है? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Denominator. डिनोमिनेटर क्या है? ऑलवेज पॉजिटिव है ना। इसको आप इग्नोर कर सकते हो, तो आपको क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 16 लेस देन 0। अब समझ में आया? आप इसको हटा सकते हो, क्योंकि तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसके रहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसके दो फैक्टर क्या बनेंगे? एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लग जाएगी, है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी सबको याद है ना, क्या होती है? ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी। तो यहाँ पे वो फैक्टर, ये 60 मतलब 4 का स्क्वायर। वापिस वही सारी चीजें जो हमने पहले करी थी, एक रूट है 4, एक रूट है -4, प्लस माइनस प्लस। मुझे क्या चाहिए? नेगेटिव, नेगेटिव मतलब ये वाला रीजन, और इक्वलिटी नहीं है तो ओपन ब्रैकेट -4 से 4। बोलो क्लियर? के डाउट है एनीवन? नो सर। ओके ग्रेट।
सर हाँ बोलो बोलो। और अगर इस वाले में इक्वालिटी वो इक्वल भी होता, इक्वालिटी का भी साइन होता तो क्या होता? हाँ अगर यहाँ पे इक्वेलिटी का साइन भी होता तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे आप इक्वेलिटी लगा देते, यहाँ पे भी इक्वेलिटी। अब ये जीरो कहाँ पे बनता, 4 और -4 पे। एक्स को 4 रखूंगा तो ये जीरो बन जाएगा, -4 रखूंगा तो ये जीरो बन जाएगा। मतलब ये जो दोनों रूट्स हैं ये मेरे इंक्लूड हो जाएंगे। उस केस में फिर मेरा आंसर क्या हो जाएगा, क्लोज ब्रैकेट। ठीक है। इक्वेलिटी होने से क्या होगा कि बेसिकली एक्स को 4 रखने पे ये इक्वेलिटी का मतलब क्या है, इक्वेलिटी का मतलब ये जीरो कब बनेगा, ये जीरो कब बनेगा, एक्स की वैल्यू 4 पे और -4 पे, है ना। अगर ये इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता तो ये जीरो कहाँ पे होता, 4 और -4 पे, तो हम फिर 4 और -4 को इंक्लूड कर लेते। क्या समझ में आया? यस सर। जिसने डाउट पूछा था उसको क्लियर हुआ? हेलो बिल्कुल सर। बताओ किस। ओके ओके ग्रेट। चलो अब एक और चीज समझो, यहाँ पे दो इनइक्वेलिटी है और बीच में एंड का साइन है। एंड मतलब इसको भी सेटिस्फाई होना जरूरी है और इसका भी सेटिस्फाई जरूर होना जरूरी है। तो जब भी आपके पास एंड आए, जब भी आपके पास एंड की कंडीशन है, तो आपको क्या करना है, आपको दोनों आंसर का कॉमन आंसर लेना है, कॉमन रीजन। दोनों इनइक्वेलिटी का आपको क्या लेना है, कॉमन रीजन। सबसे पहले इसको सॉल्व करो अलग से, इसको सॉल्व करो अलग से, फिर दोनों का कॉमन आंसर क्या रहा वो देखो। इसको सेपरेटली सॉल्व करो और इसको भी सेपरेटली सॉल्व करो। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो बताओ क्या आ रहा है जल्दी से। सर -∞ to 2 यूनियन 3 to +∞। वेरी गुड। ये बहुत इजी फंडामेंटल क्वेश्चन है, डायरेक्ट हमने बहुत बार किया है। नेगेटिव क्या चाहिए, सॉरी सॉरी नेगेटिव है ना, वापस सर चेक करो। 2 से 3 आएगा। हाँ 2 से 3 आएगा, 2 से 3 आएगा ना, 2 से 3। नेगेटिव है। हाँ वेरी गुड, तो यहाँ से आएगा आंसर 2 से 3, बहुत बढ़िया। चलो अब दूसरा वाला देखते हैं। दूसरा ये था मेरे पास, x-5 इंटू x-6 ग्रेटर देन 0। यहाँ से बताओ क्या आंसर आएगा। -∞ से 5 यूनियन 6 से इंफिनिटी। वेरी गुड। प्लस माइनस प्लस। अब एन की कंडीशन है, तो एन की कंडीशन का मतलब क्या सिखाया आपको, बताओ। एंड मतलब इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन। अब ध्यान से सुनना, इंटरसेक्शन लेना कैसे, अच्छे से समझना। पहले मैं इन दोनों को प्लॉट कर देता हूं। ठीक है, एक आंसर था मेरा 2 से 3 के बीच में, पहले इसको प्लॉट कर देते हैं। पहले वाले का आंसर क्या है, 2 से 3, इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ 2 से 3। एक आंसर मेरा ये वाला, ये रीजन, ओपन ब्रैकेट 2 से 3, ये मेरा पहला आंसर था। ऐसे ऐसे ही करना एग्जाम में भी, ठीक है। दूसरा आंसर क्या था, 5 से इधर और 6 से उधर। तो 5 कहां पे आएगा, यहाँ पे। तो 5 से इस साइड, -∞ to 5, और दूसरा क्या था 6 से इंफिनिटी। तो 6 से इंफिनिटी मतलब बेसिकली 6 कहां पे आएगा आपका, यहाँ पे, से इंफिनिटी इधर। तो आपको ये ब्लू वाला रीजन हो गया, ये आपका व्हाइट वाला रीजन हो गया। अब देखो, ध्यान से देख के बताओ, दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, व्हाइट और ब्लू। ऐसा कौन सा रीजन है जिसमें व्हाइट भी आ रहा है ब्लू भी आ रहा है। 2,3। -∞ to 5। नहीं 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 नहीं, देखो ध्यान से, व्हाइट और ब्लू दोनों आना चाहिए। क्या वो यही रीजन है, -∞ to 5। -∞ से 5 क्यों यहाँ। अरे अच्छा येलो, एक काम करो, ये येलो लाइन हटा देता हूँ मैंने बोला है व्हाइट और ब्लू। व्हाइट और ब्लू कौन सा रीजन दिख रहा है आपको, जहां पे व्हाइट भी और ब्लू भी है। 2 3। 2 से 3 तो दिख रहा है, हाँ है ना। यस सर। देखो यहाँ पे अगर आप -∞ to 5 बोलोगे तो 3 से 5 में ब्लू तो है, लेकिन व्हाइट कहाँ है। व्हाइट वाला रीजन क्या है, पहला वाला आंसर क्या था, 2 से 3 के बीच में। दूसरा आंसर क्या है, 5 से कम 6 से इधर। तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा आ रहा है, 2 से 3 तो आ पा रहा है, बोलो। यस सर, यही बताया था। यही बताया था, अच्छा हो सकता है मैंने गलत समझा। तो फाइनल आंसर आपका क्या आ जाएगा, 2 से 3। सर दोबारा समझाना। दोबारा समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे दो इनइक्वेलिटी थी, पहली और दूसरी। दोनों में एंड की कंडीशन थी, दोनों में काय की कंडीशन थी, एंड। एंड मतलब दोनों का कॉमन इंटरसेक्शन लेना आपको, ठीक है। दोनों का क्या लेना, कॉमन इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया तो ये ब्लू व्हाइट वाला रीजन आया। फिर दूसरे वाले को सॉल्व किया तो ये ब्लू वाला रीजन, 5 से कम 6 से ज्यादा। अब दोनों में क्या एंड की कंडीशन है, एंड मतलब कॉमन पार्ट। तो इन दोनों का कॉमन पार्ट क्या है, ऐसा पार्ट जहां पे व्हाइट भी आ रहा है और ब्लू भी आ रहा है। तो ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को ध्यान से देखो, यहाँ पे व्हाइट वाला भी कवर है, ब्लू वाला भी कवर है, बाकी सब जगह सिर्फ ब्लू है, लेकिन इस रीजन में व्हाइट और ब्लू दोनों है। तो ये मेरा कॉमन रीजन हो गया। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 से 3। बताओ समझ में आया। सर हाँ बोलो बोलो। अगर कॉमन नहीं होता कुछ भी नहीं फिर।
हाँ कॉमन नहीं होता तो आंसर लिखते नल सेट 0 5 है ना, सेट्स में पढ़ा था क्लास 11 में, जब Yes, कुछ भी sir. आंसर नहीं तो क्या लिखते हैं नल सेट। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अगर मान लो कोई रीजन कॉमन ही नहीं आता तो उस केस में आप क्या लिखते हैं नल सेट। ठीक है, Okay, sir. ओके वेरी गुड बहुत बढ़िया। सर इसमें चलो कॉमन कैसे? कॉमन कॉमन कैसे करा कि दोनों आंसर को साथ में प्लॉट कर लो, फिर देख लो कि दोनों चीजें, ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे दोनों लाइनें आ रही है। कॉमन मतलब इंटरसेक्शन, आप पढ़ते थे सेट्स में ए इंटरसेक्शन बी, वो इंटरसेक्शन। ठीक है, मतलब कॉमन रीजन मतलब पहला भी आंसर को शेड कर लो, दूसरे आंसर को भी शेड कर लो, दोनों में ऐसा हिस्सा जो दोनों आंसर में आ रहा है उसको बोलते हैं कॉमन। ठीक है, यस सर। ओके जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। इसके रूट्स बता दो क्या क्या है, फैक्टर्स बताओ। -7 -7 माइनस Minus 2 1 4. -7 -3 2 और 4 वेरी गुड। अच्छा स्टेप 1 चेक कर लेते हैं, क्या आरएचएस में 0 है? हाँ 0 है। क्या सारे एक्स कोएफिशिएंट पॉजिटिव है? हाँ पॉजिटिव है। तो मतलब स्टेप 1 तो मेरी फॉलो कर रही है, आरएचएस में 0 क्रिएटेड है, एक्स के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और सारे फैक्टर बने हुए हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। अब इनको प्लॉट करना है, सबसे छोटा फैक्टर कौन सा होगा? ये वाला, इसका रूट क्या होगा? -7, तो सबसे पहले ही आ जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट -7। फिर अगला क्या है? x+3, इसका रूट क्या हो जाएगा? -3। फिर 4 और 2 में कौन छोटा रहेगा? 2, फिर आ जाएगा 4। ये ऐसे हम प्लॉट करते हैं सीरियल वाइज, -7 -3 2 और 4। और रूट्स कैसे निकालता आपको मैंने बताया था, इसको 0 से इक्वेट कर दो, एक्स आ जाएगा। अब सारा पॉजिटिव है तो आपका ये रीजन हमेशा क्या रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। आपको चेक करना है पावर ऑड है कि इवन। अब बताओ इसकी पावर क्या है 4 वाले फैक्टर की? Even. 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 पावर क्या है? इसकी पावर है इवन। तो इवन के केस में चेंज होगा कि सेम रहेगा? Same रहेगा. Same रहेगा. Same रहेगा. सेम रहेगा। इधर प्लस है तो अभी भी क्या रहेगा? प्लस। ये कल बताई थी चीजें, है ना। अब अगला देखते हैं 2। 2 में बताओ पावर इवन है कि ऑड है? Odd. 2 वाला फ्रॉड। कौन सा है? ये 2 वाले की पावर क्या है? ऑड। तो पावर ऑड है तो चेंज होगा कि सेम रहेगा? Change होगा. सर चेंज तो होगा। माइनस हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्या है? -3। -3 में देख के बताओ, मतलब सॉरी -3 का फैक्टर क्या होगा? x+3। x+3 में पावर कैसी है? Odd. 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 ऑड। अगेन पावर ऑड है, और पावर इज ऑड। पावर देखनी है आपको, ऑड है तो चेंज हो जाएगा कि सेम रहेगा? Change हो जाएगा. चेंज। माइनस था, माइनस के बाद क्या आ जाएगा? प्लस। लास्ट वाला देख लेते हैं, -7 वाला फैक्टर। -7 वाला फैक्टर देख के बताओ, पावर इज व्हाट? सर सेम है। सर इवन है तो सेम। इवन है तो क्या रहेगा? सेम कि चेंज? Same. सेम। प्लस का प्लस ही रहेगा। अब आपको क्या चाहिए था? बोलो क्या चाहिए? लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पोर्शन, हाँ है ना। नेगेटिव। Yes, sir. नेगेटिव कौन सा? सी वाला, बाकी सब तो पॉजिटिव है। अच्छा आप डिनोमिनेटर में जो चीज है उसको इंक्लूड करना है कि एक्सक्लूड करना है? ये यहाँ पे कौन सी चीज एक्सक्लूड होगी? इसका रूट क्या था? बोलो। सर दोनों ही एक्सक्लूड होंगे। एक तो -3 एक्सक्लूड हो जाएगा कि नहीं होगा? अच्छा यहाँ पे तो सब एक्सक्लूड हो जाएगा, हाँ यार इक्वेलिटी नहीं है ना तो चेक करने की, हाँ सही है, सॉरी इक्वेलिटी तो है ही नहीं तो यहाँ पे चेक करने की जरूरत है ही नहीं। अगर इक्वेलिटी होता तो डिनोमिनेटर को हटा देते। बताओ फाइनल आंसर क्या रहेगा? -3 to 2। -3, -2. वेरी गुड, -3 से 2 ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इक्वेलिटी तो है ही नहीं तो हमको चेक करने की जरूरत नहीं। समझ में आ गया? पहले प्लॉट कर दिया, फिर देखा पावर ऑड इवन, इवन है तो कोई चेंज करना नहीं है, ऑड है तो चेंज कर देना है। ये हमने कल सीखा था। ऐसे और भी एग्जांपल, 4 एग्जांपल हम करेंगे। ठीक है, अब एक और वेरायटी देखो इसमें। अगेन जल्दी से चलो, इस बार सब लोग आप लोग ट्राई करो, मैंने सिखाया ना, अब आप लोग ट्राई करके ऑप्शन में बताओ क्या आएगा चैट में। अब इक्वेलिटी वाला आ गया तो मोहित आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। कुछ नहीं सर। सर 2 to positive infinity। 2 to इन्फिनिटी, अच्छा इतना ही आ रहा है? और कुछ भी है? क्लोज ब्रैकेट। क्लोज क्लोज ब्रैकेट 2 ब्रैकेट to 2 टू इन्फिनिटी। अच्छा अच्छा ठीक है, देखते हैं, वेरी गुड, देख लेते हैं।
ओके, आर्यन आपका अलग आंसर क्या? 2 to infinity x यूनियन -3। ओके, आर्यन ने बोला कि -3 को भी लेना है। बाकी लोग भी सोचो कि -3 को लेंगे क्या? यस सर। वेरी गुड आर्यन। चलो, ये देखो, ये था जहां पे इक्वेलिटी नहीं थी। अब यहाँ पे इक्वेलिटी आने से क्या फर्क पड़ेगा देखो। सबसे पहले देख लेते क्या यहाँ पे 0 है? हाँ 0 है। सारे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव है क्या? हाँ, सारे x के कोएफिशिएंट पॉजिटिव। तो पहला स्टेप मेरा सेटिस्फाई कर रहा है। स्टेप 1 जो था 0 भी है, पॉजिटिव भी है। अब स्टेप 2 में प्लॉट कर लेते हैं। इसका रूट क्या है? -3। तो एक तो -3 है, एक फैक्टर क्या है? 1, एक फैक्टर क्या है? 2। फैक्टर कैसे निकालते सिखा रखा है ना, इन सबको 0 से इक्वेट करोगे तो फैक्टर्स के आपके रूट पता चल जाएंगे। अब ये आपका पॉजिटिव रहेगा। अब एक एक करके चेक कर लेते हैं। 2 वाला फैक्टर, 2 वाले फैक्टर की पावर ऑड है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर 1 वाला फैक्टर, 1 वाले फैक्टर की पावर इवन है तो जो है वैसे का वैसे ही रहेगा। फिर -3 मतलब +3 वाला x+3 का फैक्टर की पावर इवन है तो कोई चेंज अगेन नहीं होगा। ठीक है, मुझे क्या चाहिए था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब कौन सा रीजन? ये वाला। और इक्वेलिटी भी है। अब ये 0 कहां पे हो रहा है? ये इक्वेशन 0 कब बनेगी? x इक्वल टू किस पे बताओ? जब ये -3 और 2। 0। वेरी गुड। 0 कब बनेगा? जब ये 0 हो जाए और ये 0 हो जाए, तब ये 0 इक्वेलिटी 0 पे बराबर होगी। तो x इक्वल टू -3 पे और 2 पे ये जो इनइक्वेलिटी है ये 0 बन जाएगी। x की वैल्यू अगर आप -3 रखोगे, रख के देख लो, -3 रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो पूरा 0 हो जाएगा। x को 2 रखोगे तो भी कंप्लीट आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो -3 और 2 पे ये 0 होगा। तो इक्वेलिटी का भी आपको सोचना है। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये 2 को तो इंक्लूड करना ही है। 2 से इन्फिनिटी, बताओ फाइनल आंसर क्या रह जाएगा? 2 to infinity union -3। -3 को भी मुझे इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि -3 पे भी बेसिकली -3 रखने पे इक्वेलिटी सेटिस्फाई कर रहा है। तो मेरा ये -3 को इंक्लूड करना है और 2 से इन्फिनिटी वाला भी मेरा आंसर है। आपको समझ में आया एग्जांपल लेने का कारण? इसमें ये चीज सीखनी थी। अब ध्यान रखोगे ना, बोलो जिसका भी आंसर वो हो गया था 2 से इन्फिनिटी। यस सर। ओके, Yes, वेरी sir. गुड। बहुत छोटी सी चीज है लेकिन ध्यान रखनी है, इसलिए क्वेश्चन के थ्रू आपको समझा दिया, आप ध्यान रखना। चलो अगला ट्राई करो। एक और ट्राई करो। हाँ मीना, एक बार और समझना, इसमें सेम क्वेश्चन है। अभी वापस इसमें मैं एक बार और समझाने की कोशिश करूंगा, फिर भी समझ में नहीं आया तो वापस पूछ लेना। बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यामिनी, वंशिका, वंश? Yes, sir. ओके, सबका नाम तो मैं ले नहीं पाऊंगा, बीच बीच में जो दिखते जाएंगे पूछता हूँ। साजिया, आपको समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, वेरी गुड। सक्षम, दो सक्षम है, दोनों को समझ में आ रहा है? ठीक है, ओके चलो, आई थिंक कर लिया होगा। चैट बॉक्स में जल्दी से लिख दो क्या क्या आंसर आ रहा है। रूट्स क्या क्या है इसके? जल्दी से बताओ, 4 रूट क्या है? बोलो क्रिटिकल पॉइंट। 4, 5, 6, 7। वो वेरी गुड, 4, 5, 6, 7 इनको क्रिटिकल पॉइंट्स भी बोलते हैं। आगे मैं सिखाऊंगा आपको, इन पॉइंट्स को क्रिटिकल पॉइंट भी बोलते हैं। इधर 0 है, सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेप 1 फॉलो कर रही है, इसको मैंने प्लस लिख दिया। अब आगे का चेक कर लेते हैं एक एक करके। 7 वाला जो फैक्टर है उसकी पावर ऑड है तो चेंज हो जाएगा। 6 वाला फैक्टर उसकी पावर इवन है, इवन में कोई चेंज नहीं होगा। 5 वाला फैक्टर इसकी पावर ऑड है, ऑड का माइनस का कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में। जो 4 वाला फैक्टर है इसकी पावर इवन है, ठीक है। इनके फैक्टर चेक करना है आपको। देखो इसका फैक्टर कौन सा है? ये वाला। इसकी पावर क्या है? ये जो पावर है, ये पावर आ रही इवन। तो इवन में जो पहले है वो को वही रहेगा, मतलब प्लस है तो प्लस का प्लस ही रहेगा। चेंज कहां पे होता है? जब पावर ऑड होती है। तो जिसको समझ में नहीं आता एक बार देख लो। जैसे यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल, यहाँ पे 7 था, तो 7 वाला फैक्टर कौन था? x-7। इसकी पावर क्या थी? 7। इसकी पावर क्या थी? ऑड। तो पावर ऑड थी तो इसके पहले पॉजिटिव था, तो पॉजिटिव नेगेटिव में, तो यहाँ पे चेंज होगा।
यहाँ पे चेंज किया, यहाँ पे चेंज नहीं किया, नो चेंज, और यहाँ पे भी चेंज नहीं किया। चेंज कहाँ पे नहीं करते, जहां जहां भी पावर इवन होती है वहां पे चेंज नहीं करते। अब सर इक्वेलिटी है, हाँ बोलो बोलो। सर ये शुरू में पॉजिटिव ही लेते हैं हमेशा। हाँ यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, क्यों, इसका कारण मैंने कल समझाया था कि बेसिकली हम क्या स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, एक्स के सारे क्वेश्चन को पॉजिटिव बना लेते हैं, एक्स के क्वेश्चन को क्या बना लेते हैं, पॉजिटिव। अच्छा ये पॉजिटिव बेसिकली इसका ये है ना, देखो बहुत सी बार हम ये मेथड्स करते जाते सबको पता तो है करना क्या है, लेकिन ऐसा कर क्यों नहीं वो भी पता होना चाहिए आपको। बेसिकली हम यहाँ से आंसर, बेसिकली हम कर क्या रहे, इनइक्वालिटी को सॉल्व करके हम क्या निकाल रहे हैं। जैसे यहाँ पे मैं क्या पता कर रहा हूँ, जैसे मैंने मान लो फॉर एग्जांपल इसको सॉल्व किया था, एक मिनट, जैसे इसको हमने सॉल्व किया था, इसका आंसर क्या आ रहा है मेरा, ये वाला, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे इसको सॉल्व करने पे आंसर मेरा कौन सा आ रहा था, ये वाला। मतलब एक्स की वैल्यू अगर मैं इनमें से रखूंगा ओरिजिनल क्वेश्चन में, तो आंसर हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये मेरा सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन आ रहा मतलब यहाँ पे रखने एक्स की, इस रीजन की एक्स की कोई भी वैल्यू आप रखोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो बेसिकली ये वो सारा रीजन है जहाँ पे इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहा है। हर क्वेश्चन में हमने ये किया, एक्स की वैल्यू आप यहाँ से रखोगे इसके अंदर, तो आंसर यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। अब इसके बीच के रखोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। जैसे यहाँ पे इसका बीच का कोई नंबर रखो 3, या 3 रख के देख लो, 3 रखोगे देखो ये तो पॉजिटिव है, 3 रखोगे तो ये पॉजिटिव रहेगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव। मतलब यहाँ का कोई भी नंबर रखेंगे तो आंसर नेगेटिव आएगा, और इधर का कोई भी नंबर रखोगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव। तो सेम चीज हम करते हैं। जैसे यहाँ पे भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेसिकली 7 से बड़ा कोई भी नंबर रख लो, मान लो 10 रखा, तो एक्स की वैल्यू 10 रख के देखो, तो 10 रखोगे तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, हमेशा क्या रहेगा, सब पॉजिटिव है। तो कॉर्नर वाला रीजन हमेशा हम प्लस कर देते हैं, कॉर्नर वाला रीजन हमेशा हम क्या कर देते हैं, प्लस। ये पिछली क्लास में बताया था कि सबसे पहले उसके लिए आपको दो, अच्छा ये कॉर्नर वाला रीजन प्लस हमेशा नहीं करेंगे, उसके लिए स्टेप 1 सेटिस्फाई होना जरूरी है। स्टेप 1 क्या था मेरा, कि इधर अगर 0 है, एक्स के सारे कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, वापस सुनो, एक्स के सारे कोएफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, तो इधर जो राइट हैंड कॉर्नर है वो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कारण क्या है, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर है, इससे बड़ा कोई भी नंबर रखोगे तो सारे फैक्टर हमेशा पॉजिटिव रहेंगे। अब रख के देख लो, 7 से बड़ा कौन सा नंबर होता है, 10 रखकर यहाँ पे रखा, तो यहाँ पे देखो 10 - 4 कितना आएगा, 6 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव। तो पूरी इक्वेशन हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव। इसलिए हम हमेशा राइट हैंड साइड को ऑलवेज पॉजिटिव बना देते हैं, क्योंकि यहाँ का इसके आगे कोई भी नंबर रखोगे तो ये क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव, ये इसका कारण। ठीक है, अब ये देखो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, ये अपन ने कर दिया। अब सबसे पहले इक्वेलिटी देख लो, इक्वेलिटी कहाँ पे, 0 कहाँ पे बनेगा, एक्स की किस वैल्यू पे 0 बनेगा, बताओ। 4 4 और 5 दोनों पे, 4 पे और 5 पे, तो इन दोनों को सर्कल करना है आपको। और आपको रीजन कौन सा चाहिए था, लेस देन 0, तो लेस देन 0 में कौन सा इंक्लूड होगा, ये वाला आया ना। अच्छा एक चीज और ध्यान रखनी है, डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है। डिनोमिनेटर देखो, आपको 2 चीजें ध्यान रखनी है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना है। देखो इसमें गलती होने के चांसेस है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि मेरा ये 0 किसके बराबर होगा, ये 0 कहाँ पे होगा, x बराबर 4 पे और x बराबर 5 पे। तो 4 और 5 पे ये इनइक्वालिटी 0 हो रही, तो इनको तो मुझे इंक्लूड करना ही है। तो 4 पे और 5 पे मैंने सर्कल बना दिया। दूसरी चीज मेरे को इंपॉर्टेंट ये ध्यान रखनी है कि डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो ये 0 कहाँ पे होगा, 6 और 7 पे, तो कभी भी 6 और 7 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसको रखना है ओपन और इसको भी रखना है। सबसे पहले आपको इन पे ध्यान रखना है, अगर जब भी इक्वेलिटी आती है तो न्यूमरेटर तो 0 हो सकता है लेकिन डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो न्यूमरेटर पे क्लोज ब्रैकेट, डिनोमिनेटर पे ओपन सर्कल। ये क्लैरिटी आई, समझ में आया क्या, बताओ। Yes, sir. बोलो। अब क्वेश्चन लेस देन 0, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव पोर्शन, तो नेगेटिव पोर्शन को शेड कर दो, ठीक है। नेगेटिव पोर्शन को शेड कर दिया। अब बताओ फाइनल आंसर कैसे लिखोगे, बताओ, बोलो फाइनल आंसर कैसे लिखें। सर क्लोज ब्रैकेट 5,6 यूनियन ओपन ब्रैकेट 5 से 6,7 6, हाँ, यूनियन 4 और यूनियन 4। बहुत बढ़िया, ठीक है। एक बार और सीखो ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आया। एक तो ये रीजन इंक्लूड करना है। ये रीजन कौन सा है, क्लोज ब्रैकेट 5 से लेके 6 ओपन तक। फिर अगला रीजन क्या है, 6 ओपन से लेके 7 ओपन तक, और 4 को भी इंक्लूड करना था, तो यूनियन 4।
ये जो ग्रीन रीजन है ये आपका हो गया आंसर। ध्यान से देखो समझ में आया कि नहीं आया। तो कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो वापस पूछो। सर क्या हम रिपीट क्लोज कर 5 दो से सर। 7 ले सकते हैं, उसमें एलिमेंट 6 माइनस कर दे तो? हाँ आप क्या कह रहे हो, क्लोज 5 से 7 उसमें से 6 और 6 क्या क्या माइनस करोगे? एलिमेंट 6 को माइनस कर दें। हाँ और 7 को क्या करोगे, इंक्लूड कर रहे हो कि एक्सक्लूड? सर एक्सक्लूड। हाँ कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, क्लोज ब्रैकेट 5 टू ओपन ब्रैकेट 7 एक्सेप्ट 6, तो उसको फिर ऐसे लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसमें आपको 4 को इंक्लूड करना है। ठीक है, तो 4 को इंक्लूड करना है। क्लियर है? सर ये डिनोमिनेटर वाला पॉइंट एक बार और एक्सप्लेन कर दो, वो 6 वाला ओपन ब्रैकेट वाला। हाँ देखो बिल्कुल बिल्कुल, मैथमेटिकल मैंने बताया था कि पी बाई कोई भी नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में जब होता है उसमें डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हम एक्स की ऐसी वैल्यू कोई भी सिलेक्ट नहीं करेंगे जिसके कारण डिनोमिनेटर मेरा जीरो हो रहा है। मैथमेटिक्स में कोई भी क्वांटिटी या फिर किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी क्वांटिटी डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकती, क्योंकि डिनोमिनेटर में अगर जीरो आता है तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है, ये सबको पता है ना? मैथ्स में डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे ये डिनोमिनेटर जीरो कब बनेगा ये बताओ। डिनोमिनेटर वाला जीरो कब बनेगा, जब दोनों में से कोई एक फैक्टर जीरो हो जाए। देखो x माइनस 6 और x माइनस 7, ये मैंने क्या कहा, ये जीरो नहीं होना चाहिए। ये जीरो बनेगा कब, जब या तो ये जीरो हो जाए या तो ये जीरो हो जाए। इसके रूट्स क्या हो जाएंगे, अगर x माइनस 6 जीरो से हो गया x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6, और x माइनस 7 अगर जीरो से इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। तो बेसिकली इसके रूट्स क्या है 6 और 7 है ना? अगर x को आप यहाँ पे 6 रखोगे तो ये जीरो बन जाएगा, 7 रखने पे भी पूरी क्वांटिटी जीरो बन जाएगी नीचे वाली। इसलिए मैं 6 और 7 को इंक्लूड नहीं कर सकता, इसलिए 6 और 7 पे मैंने ओपन रखा है, क्योंकि 6 और 7 मेरा आ नहीं सकता, इसलिए 6 और 7 पे क्या है, ओपन है। क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। इस आंसर को लिखने का एक और तरीका क्या था, एक बच्चे ने बताया कि सर 5 से लेके 7 तक लिख दो, 6 को इंक्लूड नहीं करना है, तो 6 को आप ऐसे माइनस कर दो, और 7 पे भी ओपन ब्रैकेट कर दो, 6 को सब्सट्रैक्ट कर दो, और आपको 4 इंक्लूड करना है तो 4 पे यूनियन भी लगा सकते हो। तो ये बहुत आर से समझ में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बोलो। यस सर। सर। ओके चलो, ये 3 एग्जांपल लिए थे मैंने, क्लैरिटी आई सबको? चलो एक ये Yes, sir. चौथा एग्जाम, ये फोर्थ वाला एग्जांपल सब लोग ट्राई करेंगे। इस बार गलती मत करना, प्रॉपर्ली ट्राई करना, सारी चीजें देख लेना। स्टेप 1 को चेक करना, आरएचएस में सब जीरो है, एक्स के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव है या नहीं है। सब लोग जो फोर्थ पार्ट है प्लीज अच्छे से ट्राई करो। इसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर मिस मत करना और एंड तक रहना। हो सकता है आज क्लास थोड़ा 5-10 मिनट एक्सटेंड हो जाए। करा अटेम्प्ट करो, अच्छे से अटेम्प्ट करना, गलती मत करना इस बार, है ना, कोशिश करना। सर ओपन ब्रैकेट 3 से 7 क्लोज ब्रैकेट यूनियन -1। ओके, और कुछ? सर ओपन ब्रैकेट -∞ to 3 ओपन ब्रैकेट यूनियन और क्लोज ब्रैकेट 7 to +∞। थोड़ी गड़बड़ हो गई, वापस क्रॉस चेक करो। So open bracket 3 to 5 union open bracket 5 to 7 closed bracket union -1. अच्छा ठीक है, ऐसा पता चल पता चल गया। ठीक है,
आदर्श आपका आंसर क्या रहा है? 3 से 5 और 5 से 7 यूनियन -1। ठीक है, ओके, सबने अटेम्प्ट कर लिया आई थिंक। ठीक है, बाकी लोग भी ध्यान से सीखो। सबसे पहले मुझे चेक करना क्या इधर 0 है? हाँ 0 है। क्या एक्स के कोएफिशिएंट सारे पॉजिटिव है क्या? यहाँ पे एक्स का कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है। इनको पहले पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे? यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। तो स्टेप 1 पहले फॉलो करना है। तो यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो -1 की पावर 3 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? x-7 में। बाकी चीजें में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे भी सेम है, और नीचे भी यहाँ से भी माइनस कॉमन लोगे क्योंकि ये भी नेगेटिव है। तो माइनस कॉमन लेने के बाद x-5 की पावर 18 बन जाएगा, और बाहर क्या आ जाएगा? -1 की पावर 18। ये स्टेप नंबर 1 है। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लो। एनीवन? मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया था। यहाँ से माइनस कॉमन लेने का तरीका क्या है? -1 की पावर 18 बन जाएगा। यहाँ से माइनस कॉमन लोगे तो -1 की पावर 3 बन जाएगा, ताकि x के सारे कोएफिशिएंट पॉजिटिव रहे। x के सारे कोएफिशिएंट क्या रहे? पॉजिटिव रहे। अब -1 की पावर 18 ये तो 1 ही रहता है, और -1 की पावर 3 ये क्या हो जाएगा? -1, है ना? तो ये पूरा नेगेटिव में हो जाएगा कन्वर्ट। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? -x-3 की सॉरी, ओह शिट, पूरा गड़बड़ हो गया। ठीक है, मैं वापस लिख रहा हूँ। फाइनल स्टेप जो हमारे पे आई थी, x-7 की पावर 3 x+1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x-3 की पावर 15 और x-5 की पावर 18 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और यहाँ पे एक नेगेटिव बाहर आ गया था। यहाँ तक समझ में आया सबको? -1 की पावर 3 का माइनस बच गया था। बोलो। यस सर। यस सर। पूरी पूरी इक्वल माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई बाय -1। तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो देखो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? x-7 का होल क्यूब x+1 की पावर 4 डिवाइडेड बाय x-3 की पावर 15 और x-5 की पावर 18। ठीक है, नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पे ये पॉजिटिव हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाएगा? चेंज। अब ध्यान से मुझे सारे प्लॉटिंग प्रॉपर्ली करनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए। इसके रूट्स क्या क्या है? क्या क्या है? 3, 5, -1 और 7। तो सबसे छोटा आएगा -1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। अब कहां पे ओपन कहां पे क्लोज लगाना? अभी से लगा दो। तो यहाँ पे देखो, पहला जो फैक्टर रहेगा, इक्वेलिटी का साइन आ रहा है, तो 7, इसका रूट क्या है? 7। तो 7 पे ओपन आएगा कि क्लोज? क्लोज। क्लोज। एक्स की वैल्यू 7 रखने पे न्यूमरेटर 0 होगा, तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है, तो 7 पे तो क्लोज आएगा। इस पे क्लोज बना के ऐसे ही करा करो। फिर अगला फैक्टर क्या है? -1। अगला रूट क्या है? -1। -1 भी न्यूमरेटर में है और 0 बनाना है, तो ये भी क्लोज रहेगा, क्योंकि x को मैं 7 रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा, और -1 रखने पे भी 0 आएगा। तो -1 और 7 पे तो क्लोज रहेगा। अब नीचे देखते हैं, नीचे क्या है? एक रूट है 3, दूसरा रूट है 5, और डिनोमिनेटर में तो ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकते। डिनोमिनेटर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो 3 और 5 पे मेरा ओपन रहना चाहिए। 3 और 5 पे मेरा क्या रहना चाहिए? ओपन रहना चाहिए। पहले बताओ ये स्टेप समझ में आई क्या? ओपन किस पे रखना है, क्लोज किस पे रखना है? जो न्यूमरेटर में है उस पे क्लोज, और जो डिनोमिनेटर में उसमें ओपन, प्रोवाइडेड यहाँ पे इक्वेलिटी हो। अगर यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं हो, जैसे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो 0 कभी बनेगा ही नहीं। बस डिनोमिनेटर को ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर का ध्यान रखना है फिर भी, है ना, कि डिनोमिनेटर कभी 0 ना बने। अब बताओ यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे? मुझे क्या चाहिए? अब साइन कन्वेंशन पुट अप कर देते हैं। ये रीजन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। 7 वाला फैक्टर, तो 7 वाला फैक्टर कौन है? ये, इसकी पावर है ऑड, ऑड है तो चेंज कर दो। 5 वाला फैक्टर की पावर इवन है, इवन की पावर में कोई चेंज नहीं होगा, माइनस का माइनस ही रहेगा। 3 वाला फैक्टर की पावर ऑड है तो चेंज हो जाएगा। -1 मतलब इसकी पावर इवन है, इवन में कोई चेंज नहीं होगा। अब चाहिए नेगेटिव, आंसर क्या चाहिए? नेगेटिव। तो नेगेटिव रीजन कौन सा दिख रहा है आपको? ये वाला। ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर देखो क्या आएगा। एक तो ओपन ब्रैकेट 3 से 7 पे क्लोज, लेकिन इसमें 5 को सब्सट्रैक्ट करना है। 5 को क्या करना है? हटाना है। देखो 3, देखो ये रीजन 3 से लेके 7 तक, 3 पे ओपन, 7 पे क्लोज, और 5 को हटाना था, ये कर दिया मैंने।
लेकिन 1 को इंक्लूड भी करना है, इसलिए यूनियन -1 को इंक्लूड भी करना है, यूनियन -1। ये आपका फाइनल। बहुत सारे बच्चों ने आंसर ऑप्शन में दिया भी था, जिसका आंसर नहीं आया वो एक बार स्टेप सारी देख लो, और कोई स्टेप में डाउट हो तो वापस पूछो। हाँ दिव्यांशी बोलो। सर अगर हम -1 पुट करेंगे x की जगह तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव आएगा और हमारे को नेगेटिव बोला है क्वेश्चन में। नहीं, हाँ -1 पे पॉजिटिव आएगा, -1 रखने पे पॉजिटिव नहीं आएगा, 0 आ जाएगा बेटा। अब देखो -1 अगर आप रख दोगे तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा। अब कोई भी क्वांटिटी को 0 से मल्टीप्लाई करो तो पूरा आंसर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। -1 रखने पे क्या हो जाएगा, 0 बन जाएगा और इक्वेलिटी को सेटिस्फाई कर जाएगा यहाँ पे, क्योंकि इक्वेलिटी भी है ना। ओके सर, समझ में आया। -1 रखने पे नेगेटिव नहीं बनेगा, -1 रखने पे पूरी क्वांटिटी 0 बन जाएगी, और 0 हो सकता है मेरा, इसलिए मैंने -1 को इंक्लूड किया। हाँ, और किसी को डाउट है तो पूछ लो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पोल आज रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। बस आज सिखाना था आपको। ये इनइक्वालिटी समझ में आई सबको? Yes, बोलो। sir. Yes, sir. अब आपकी DPP 1 में ऐसे क्वेश्चन और भी हैं, उनको वापस आज घर जाके ट्राई करना, ठीक है। तो उनको ट्राई करोगे ना तो आपकी फिर आप फाइनल आंसर से मैच करना, और फिर देखना कि आपसे बन रहे कि नहीं बन रहे, ठीक है। आपकी जो कल DPP नंबर 1 थी उसमें मैंने ऐसी वेरायटी और रख रखी है आप लोगों के लिए। आज वापस से उनको, जब कल आपने ट्राई किया था, आज एक बार और फिर से ट्राई करना, ठीक है। अब शायद समझ में आ जाएगा। हाँ प्रिंस बोलो। हाँ -5 सब्सट्रैक्ट क्यों किया? हाँ बेसिकली 5 के सब्सट्रैक्ट किया हमने, ये बोलो। हमने 5 के सब्सट्रैक्ट किया क्योंकि अगर मैं x को 5 रख दूंगा तो ये 0 बन जाएगा। मैंने सिखाया था कि डिनोमिनेटर की कोई भी क्वांटिटी 0 नहीं हो सकती। तो ये 0 कब बनेगा, 3 और 5 पे। तो इससे 3 और 5 को मेरे को इंक्लूड नहीं करना है, इससे 3 को भी और 5 पे, दोनों पे मैंने ओपन ब्रैकेट लगा दिया। समझ आया? 3 और 5 पे दोनों पे क्या रहेगा, ओपन। मतलब 3 और 5 को मैं रख नहीं सकता, x की वैल्यू 3 भी अलाउड नहीं और x की वैल्यू 5 भी अलाउड नहीं है। उस केस में डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके चलो ठीक है। तो ये आपके कॉन्सेप्ट है इनइक्वालिटी के। अब जो अगला चैप्टर है वो है हमारा ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री अगेन सुनो ध्यान से सब लोग। आपका क्लास 11th में था, 10th में थोड़ा बेसिक था और 11th में भी था, ठीक है। इसका फंडामेंटल, इसके फॉर्मूले, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज आगे आने वाले चैप्टर्स में यूज होगी। तो आज हमारा टारगेट है कि हम ट्रिग्नोमेट्री को रिवाइज करेंगे। आज शायद कंप्लीट ना हो पाए, इट्स ओके। बचा हुआ पोर्शन नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, मंडे को कोशिश करेंगे मैक्सिमम जितना आज कवर हो पाएगा उतना कवर करने की कोशिश करेंगे, फिर बचा हुआ पोर्शन नेक्स्ट क्लास में कवर हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, समझना है। और इसके अलावा कल संडे भी है, तो एक तो DPP अच्छे से करना, और 11th की आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके क्वेश्चन एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, NCERT जो भी आपके पास पड़ी हो। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के बिना आप 12th में आपको बहुत दिक्कत आ जाएगी। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल कॉन्सेप्ट नहीं पता, आइडेंटिटीज नहीं पता, तो 12th में जो कैलकुलेशन है उसमें बहुत प्रॉब्लम आ जाएगा, खासकर कैलकुलस में। वहां पे ट्रिग्नोमेट्री बहुत डिटेल में यूज होती है, ठीक है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री का फंडामेंटल बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसलिए प्लीज आज के लेक्चर के बाद थोड़ा बहुत 11 की NCERT हल्का हल्का रिवाइज कर लेना। और आज का मेरा लेक्चर भी पढ़ लिया, अगले 2 लेक्चर भी अगर आपने समझ लिया तो आपको इसके अलावा कुछ अभी जरूरत नहीं करनी। अभी सिर्फ हम फंडामेंटल पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पूरा चैप्टर नहीं पढ़ेंगे। मैं आपको डिटेल में पूरा चैप्टर नवंबर दिसंबर में फिर से पढ़ूंगा ट्रिग्नोमेट्री। अभी आपको मैं इतना पढ़ूंगा जो आपके 12th में यूज होगा, जो आपको ज्यादा काम का है, ठीक है। तो आपको अगले 2 लेक्चर में इतना ही करना है, और जो मैंने DPP आज दूंगा, शेयर करूंगा, वो DPP आपको अटेम्प्ट करना है। इतना का आपने कर लिया, इट्स मोर देन सफिशिएंट। क्या बात समझ में आ रही सबको? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री भी करवाओगे? Yes. हाँ ट्रिग्नोमेट्री आज हम कवर करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री फिर हम लास्ट में दिसंबर में वापस से रिवाइज करेंगे। अभी सिर्फ हम इतना पढ़ेंगे जिससे आपका 12th का काम हो जाए, ठीक है। सर इनवर्स भी करवाओगे ट्रिग्नोमेट्री? इनवर्स तो करेंगे ना, अभी 12th स्टार्ट। अभी तो सिर्फ 11 का, बेसिकली हम 11 का फंडामेंटल पढ़ रहे हैं। अभी मैथ्स में 12th स्टार्ट नहीं हुआ है, आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में स्टार्ट हो गया, लेकिन मैथ्स में फिलहाल हम 11 का फाउंडेशन बना रहे हैं इस वीक को। फिर मैं आपका स्टार्ट करूंगा फंक्शन, रिलेशन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सारे चैप्टर कवर होंगे, ठीक है। सर एक और चीज पूछनी। हाँ पूछो, जल्दी पूछो। सर जो मतलब इनइक्वालिटीज उसमें मॉडुलस वाले भी क्वेश्चन आते हैं, जो x मॉडुलस में होता है, तो सर वैसे कुछ हाँ ऐसे ही करवा इनइक्वालिटी। देते थे। नहीं सुनो ध्यान, वो मैंने अभी इसलिए कवर नहीं किया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। इनइक्वालिटी में जो मॉड्यूलस वाले क्वेश्चन है वो हम फंक्शन के अंदर कवर करेंगे। मैं आपको एक लेक्चर पूरा मॉड्यूलस पे जाएगा। मॉड्यूलस एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है,
जो मॉड्यूलस में इनइक्वालिटी आती है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको पूरा करने के लिए एक लेक्चर लगेगा। तो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे 12th का, उसके अंदर वो इंक्लूड होगा, ठीक है। मॉड्यूलस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, वो जा रहे जितने भी स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन है वो फंक्शन के अंदर इंक्लूड होगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, हाँ मैथ्स में सीक्वेंस वाइज चलेगा, जो आपका सीक्वेंस में रहता है वैसे चलेगा। प्लानर देख लेना, ठीक है। चलो चलो फटाफट इस पर आ जाते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, 9:30 बज गए, ठीक है। तो देखो ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले हम एंगल्स के बारे में जानेंगे कि एंगल्स क्या होते हैं, क्या चीजें हमको ध्यान रखनी रहती है एंगल्स में। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो भी हमारे साइन कॉस टेन है उसकी सारी प्रॉपर्टीज, ठीक है, कैसे एक दूसरे में कन्वर्जन वगैरह करना। फिर इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, सम वाला, डिफरेंस वाला, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एंगल वाले फॉर्मूला, C+D वाला फॉर्मूला, और लास्ट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, जिसमें फंडामेंटल पढ़ेंगे, जिसका यूज 12th में बहुत ज्यादा होता है। ये पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपका आ गया, ठीक है। इसके सारी फंडामेंटल चीजें, बेसिक चीजें हमको पढ़नी एक एक करके। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एंगल्स, ठीक है। अच्छा, उसके पहले एक चीज बता दो, ट्रिग्नोमेट्री देखो, जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है वो दो वर्ड से मिलके बना, ट्रिगो एंड मेट्री। ट्रिगो मतलब ट्राइंगल और मेट्रन मतलब मेजरमेंट। तो ट्राइंगल की साइड्स को मेजर करने वाला ये चैप्टर था, जब बहुत पहले, हजारों साल पहले जब ये चैप्टर का डेरिवेशन हुआ था। इनिशियली जब ये चैप्टर आया था तो बेसिकली उस समय में ट्राइंगल जैसे जो शेप होते थे, जो जैसे ट्राइंगल का कोई शेप है, माउंटेन है, उसकी हाइट, उसकी नीचे की वेट, ये सब निकालने में काम आता था, ठीक है पहले। लेकिन बाद में जैसे जैसे ये चैप्टर इवॉल्व हुआ, अब ये ट्रिग्नोमेट्री लगभग साइंस की हर फील्ड में यूज होती है, ठीक है। चाहे वो म्यूजिकल टोन बनाना हो, चाहे ओशन के टाइड्स मेजर करना हो, आगे जाकर इंजीनियरिंग में आप जब जाओगे इस ट्रिग्नोमेट्री का आप एप्लीकेशन देखोगे कि ट्रिग्नोमेट्री कहाँ कहाँ पे अप्लाई होती है। इनिशियली आपने क्लास 10th में देखा था हाइट एंड डिस्टेंस, आपका वो मतलब वो एक चैप्टर था एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उसमें हम देखते थे कि नदी के किनारे कोई पहाड़ है, एक पोल है, उस पोल की हाइट निकालते थे, किसी टावर की हाइट निकालते थे, टावर का उस पॉइंट से डिस्टेंस निकालते थे, वो एप्लीकेशन आपने देखा था, राइट, ठीक है। आगे जाके आप देखोगे इस ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन बहुत वास्ट। तो ये स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन था। अब सबसे पहले हमको इसमें पढ़ना है एंगल, ठीक है। एंगल से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट हमको क्लियर करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एंगल के साइन कन्वेंशन। क्या देखेंगे? साइन कन्वेंशन, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे मेरे पास एक इनिशियल साइड रे है और एक टर्मिनल रे है, यहाँ पे भी इनिशियल रे है, टर्मिनल रे है। अब एंगल अगर मुझे मेजर करना था, एंगल कैसे मेजर करेंगे? इनिशियल से टर्मिनल। तो इनिशियल से टर्मिनल ये वाला एंगल है, मान लो ये एंगल है मेरा 30 डिग्री, ठीक है। कोई बोलेगा अच्छा, मैं बोलूंगा OA और OB के बीच में एंगल ये तो 30 डिग्री है, और कोई बोलेगा ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? टोटल 360 होता है, तो बचा हुआ एंगल 330 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे भी सेम वे, मान लो ये एंगल आपका 60 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 300 डिग्री। 300। वेरी गुड। अब अगर मैं आपको से पूछता हूँ व्हाट इज द एंगल बिटवीन, अब मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज द एंगल बिटवीन OA एंड OB, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द रे OA एंड OB, जहाँ पे OA मेरी इनिशियल रे, OB मेरी फाइनल टर्मिनल रे। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रहा हूं मैं, ऑप्शन A 30 डिग्री, ऑप्शन B 330 डिग्री, ऑप्शन C -30 डिग्री, ऑप्शन D -330 डिग्री, ऑप्शन E बोथ A एंड B। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है? व्हाट इज द एंगल बिटवीन OA एंड OB? सर ए। अच्छा, ये मल्टीपल चॉइस करेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। सर लास्ट मतलब वाला। एक से ज्यादा आंसर भी इसके सही हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगले अगले का भी देता हूँ। यहाँ पे मान लो 60 डिग्री, -60, 300, -300, बोथ AC। अब देखो, बताओ आंसर क्या क्या ऑप्शन बताओ जल्दी से। फर्स्ट वाले का क्या है, सेकंड वाले का क्या है? सर -60। सेकंड वाले का -60, क्यों? इधर वो नेगेटिव है ना, नेगेटिव एंगल बन रहा है। नेगेटिव क्यों बन रहा है? 60 तो दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज है। अच्छा, एंटी क्लॉकवाइज से क्या होता है? ये क्लास 11th में था। सर जब वो Yes, sir. पार्टीशन प्लेन पे रखते थे तो ये वाला एंगल नेगेटिव लेते थे, जो लास्ट क्वाड्रेंट में आता था, फोर्थ क्वाड्रेंट में। नहीं, ये कारण नहीं है।
हाँ कारण देखो ये नहीं दूसरा, है लेकिन ये हाँ बताया गया नहीं है। नहीं, और सोचो, फोर्थ क्वाड्रेंट में जरूरी नहीं नेगेटिव, मतलब बेसिकली उसके, हाँ सर अगर क्लॉकवाइज लेते हैं तो नेगेटिव होता है। क्लॉकवाइज लेते तो नेगेटिव, और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है। पॉजिटिव। हाँ बेसिकली इसका कारण था कि आपने एक साइन कन्वेंशन, अब देखो प्रॉब्लम यही आ रही थी, जब दो रे बना दी तो अलग अलग लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा था। अगर मान लो मैं बोल रहा हूँ, कोई और बोल रहा है, फिर कहीं और कंट्री में अलग अलग आंसर आ रहा था, उन्होंने बोला यार सेम पेज पे रहना है। सेम पेज पे रहने के लिए उन्होंने एक साइन कन्वेंशन डिसाइड किया कि सबका आंसर कॉमन रहे, ताकि कहीं सबका कैलकुलेशन सेम आए। तो उन्होंने कन्वेंशन क्या बोल दिया, ओके लेट अस मेक एंटी क्लॉकवाइज। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं तो उसको पॉजिटिव साइन लेंगे, और क्लॉकवाइज मेजर करने पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, हाँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो पॉजिटिव लेना है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करोगे तो नेगेटिव है। इनिशियल से टर्मिनल की तरफ जाते हैं। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे मैं इनिशियल से टर्मिनल जा रहा हूं, तो बताओ ये डायरेक्शन कौन सा है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। तो इसको पॉजिटिव लेंगे कि नेगेटिव? पॉजिटिव। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। अब 330 की बात करते हैं। 330 मेरा जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है कि इनिशियल से टर्मिनल, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से क्लॉकवाइज। देखो, अरे क्लॉक है ना, क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसी तो घूमती है, तो क्लॉकवाइज में क्या लोगे, पॉजिटिव की नेगेटिव? नेगेटिव। 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 आपका आंसर क्या आएगा, ए और डी। अब समझ में आ गया यस सर। है ना? एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो क्लॉकवाइज आपका ये वाला जो 330 था ये क्लॉकवाइज था, इसलिए इसको नेगेटिव लिया। ये एंटी क्लॉकवाइज था, इसको पॉजिटिव लिया। अब बताओ सेकंड वाले का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी और सी। बी और बताओ। सी। बी और सी। बी। बी और सी। बी और सी, ठीक है। 60 डिग्री बताओ, ये डायरेक्शन कौन सा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ये अगर क्लॉक इनिशियल से टर्मिनल देखना है आपको, इनिशियल से टर्मिनल ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज क्या होता है, नेगेटिव है ना? अब यहाँ पे देखो ये वाला डायरेक्शन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज में क्या हो गया, पॉजिटिव। तो बी और सी, वेरी गुड। अब ध्यान रहेगा सबको, बोलो यस है ना? If the rotation is anti-clockwise, then the angle is positive. If the rotation is clockwise, then the angle is negative. तो सबसे पहला बेसिक कंसेप्ट, आप कैसे साइंस ले रहे हो, इनिशियल से टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपोज। अब इसके बाद ये तो एंगल का अपन ने देख लिया, पॉजिटिव नेगेटिव कब लेना है। अब एंगल की यूनिट भी होती है। अब मुझे बताओ एंगल की यूनिट्स क्या होती है, एंगल को मेजर करने की कौन कौन सी यूनिट सीखी है? रेडियन एंड डिग्री। डिग्री, रेडियन और डिग्री, दो यूनिट सीखी है। इसमें से स्टैंडर्ड ऐसा यूनिट कौन सी होती है एंगल की? रेडियन। 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 रेडियन होती है, ध्यान रखना, वेरी गुड। फंडामेंटल नहीं, रेडियन होती है, ध्यान रखना। ऐसा यूनिट जैसे आप जो पढ़ते थे ना, ऐसा यूनिट फिजिक्स में, लेंथ को मेजर करने की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर। वॉल्यूम को मेजर करने की ऐसा यूनिट क्या है, मीटर क्यूब, राइट। मास को मेजर करने की ऐसा यूनिट क्या है, केजी। वैसे ही एंगल को मेजर करने की ऐसा यूनिट क्या है, रेडियन। स्टैंडर्ड यूनिट क्या लोगे आप, रेडियन, एंगल के केस में, ठीक है। हाँ जनरली हम डिग्री ज्यादा यूज करते हैं, लेकिन हमारी स्टैंडर्ड यूनिट बेसिकली रेडियन कहलाएगी। अब ये सारी यूनिट है। डिग्री के भी सब पार्ट होते थे, मिनट और सेकंड, ये भी आपने 11th में देखा होगा थोड़ा बहुत। डिग्री का एक सब पार्ट मिनट होता था, मिनट का एक सब पार्ट सेकंड, और एक रेडियन। तो ये एंगल्स को मेजर करने की यूनिट्स हैं। अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले डिग्री। अब मुझे बताओ एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितनी डिग्री होती है? 180। कंप्लीट रिवॉल्यूशन 360। वेरी गुड, 360 डिग्री, बहुत बढ़िया। और हाफ सेमी सर्कल में 180। 180, बहुत बढ़िया, इतना सबको पता ही है। चलो इसके आप बस इसके सब यूनिट भी मुझे जानना था। अच्छा आपको पता है 360 ही क्यों लिया? कभी क्वेश्चन आया मन में? एक पूरे सर्कल का जो एंगल है वो 360 ही क्यों लिया? 100 डिग्री ले लेते, 200 ले लेते, 500 ले लेते, 900 ले लेते, 360 क्यों लिया? वो 180 पॉजिटिव से भी है और नेगेटिव साइड से भी है। नहीं वो नहीं, ये जो आंकड़ा है ना, मतलब ये जो नंबर है 360, एक पूरे सर्कल का जो एंगल मेजर किया वो 360 एक्चुअली एक नंबर लिया गया है रेफरेंस के लिए। इसके पीछे कारण है। हाँ अतुल बताओ।
सर मैंने सुना था कि धरती अपने एंगल पे 360 बार रोटेट करती है, उस वजह से इसका 360 लिया, तो कुछ ऐसा था। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। वो 360 बार का ये कारण नहीं है। 360 के सर पीछे अगर एक हम लॉजिक है 4 actually। क्वाड्रेंट हाँ में डिवाइड करें। नहीं नहीं, वो उसके बाद आया। 360 को जब हमने 4 हिस्सों में डिवाइड किया तो एक हिस्सा 90 डिग्री आया, वो तो अलग है। वो तो 360 को सर लेने के जो बाद आया है। ज्यादातर नंबरों से डिविजिबल हो जाए सर, 2 से 9 का सर, ये एलसीएम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, यही सही कारण था कि बेसिकली 360 लेने का कारण क्या था। देखो इसके पीछे भी अच्छी स्टोरी है, पता होना चाहिए। पहले जमाने में क्या होता था, देखो आपको ध्यान हो तो जो बेसिकली सर्कुलर जो चीजें रहती है, कहाँ पे यूज होती थी पुराने जमाने में। जब हम जैसे मान लो पहले जब मैप्स नहीं होते थे, मुझे नदी में ट्रेवल करना है, मान लो एक देश से दूसरे देश में, मैं समुद्र में जहाज में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो मुझे अगर एक देश से दूसरे देश जाना था, तो मुझे दिशा को देखने के लिए कंपास यूज होता था, तो वो भी एक सर्कुलर शेप होता था, है ना। घड़ी भी आप देखो तो घड़ी भी क्या एक सर्कुलर शेप है। हमारे व्हील्स जो चक्रे हैं वो भी सर्कुलर शेप है। तो ज्यादातर चीजें जो हमारी डे टू डे यूज में आ रही थी वो सर्कुलर शेप की आ रही थी। लेकिन होता क्या था, उन सर्कुलर शेप को मुझे अलग अलग हिस्सों में डिवाइड करना रहता था। कभी मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करता था, कभी मैं 6 हिस्सों में डिवाइड करता, कभी 8 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ता था। ठीक है, कभी 4 हिस्से, कभी 6 हिस्से, कभी 8 हिस्से, ऐसा मुझे अलग अलग उसको डिवाइड करना। अब मुझे ऐसा नंबर उसका लेना था ताकि मैं जब डिवाइड करूं तो डिवीजन करने के बाद एक सिंगल का जो एंगल आए वो नंबर थोड़ा अच्छा आना चाहिए। मतलब डिवाइड करने के बाद नंबर डेसिमल में नहीं आए, ताकि मेरा कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो। तो उन्होंने क्या बोला, ठीक है आपको बेसिकली एक सर्कल है, उसको मैं 4 हिस्सों में डिवाइड करूं, उसको मैं 6 हिस्सों में डिवाइड करूं, या उसको मैं 8 हिस्सों में डिवाइड करूं। ठीक है, हर बार डिवीजन करने पे जो हर हिस्सा आना चाहिए, ये जो एंगल है ये फाइनाइट कोई ना कोई इंटीजर आना चाहिए, डेसिमल में नहीं आना चाहिए। ये इसके पीछे का थॉट था, ताकि हमारी कैलकुलेशन में आसान रहे, डिवाइस बनाने में चीजें भी आसान रहे। तो उन्होंने बोला ठीक है, ये डिवीजन अगर आपको प्रॉपर चाहिए, तो उन्होंने कहा एक काम करते, 1 से लेकर 9 तक का एलसीएम निकाल लेते हैं। 9 या 10 तक क्या निकालो एलसीएम, 9 तक भी निकालोगे तो भी चलेगा। ठीक है, कोई भी नंबर को या तो आप 1 से डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे, 3 से, इन्हीं इंटीजर से डिवाइड करोगे। हाँ है ना, समझा ना। कंप्लीट सर्कल को अगर आपको बांटना है, या तो एक हिस्सा होगा, या तो 2 हिस्सा होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 9 होगा। जब ऐसा किया गया तो 1 से लेकर 9 तक का एलसीएम जब निकाला तो बहुत बड़ा नंबर आ रहा था। अब उन्होंने बोला ये नंबर थोड़ा लार्ज है, इतना ज्यादा लार्ज करेंगे तो अगेन कैलकुलेशन में एरर आएगी। तो उन्होंने बोला इसको थोड़ा रिड्यूस करना है। तो उन्होंने एक और चीज बताई कि देखो 7 का जनरली यूज नहीं होता है किसी भी सर्कल में। 7 हिस्सों में मैं बहुत कम जगह, मतलब कहीं नहीं बांटता हूँ, तो 7 मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से नंबर थे, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है, फिर 8 या 9, लेकिन 7 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। तो उन्होंने क्या करा, एक काम करो आप एलसीएम में से 7 को हटा दो। तो फिर उन्होंने कौन कौन से लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 और 9 ऐसे ले लिया। ठीक है, अब जब इसका एलसीएम निकाला, ठीक है, तब एलसीएम आपका जो नंबर आ रहा था 360। अब 360 ऐसा नंबर है जो 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी है, 3 से भी है, 4 से भी है, 5 से भी है, 6 से भी है, 7 से भी है, 8 से भी और 9 से भी। ठीक है, हाँ 7 क्यों नहीं लिया, क्योंकि आप जनरली देखोगे जितने भी ज्योमेट्रिकल शेप है सर्कल के, उसमें किसी भी में आपको कोई भी 7 पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ। एक पिज्जा को भी अगर आप काटते हो तो 8 हिस्सों में काटते हो, कंपास में भी 8 हिस्से होते हैं, घड़ी में भी 12 हिस्से होते हैं, लेकिन कहीं पे भी आपको ऐसे सर्कल नहीं दिखे जिसको 7 हिस्सों में बांटा गया हो। इसलिए 7 को हटा दिया ताकि उससे नंबर थोड़ा छोटा आ जाए। उससे नंबर कौन सा मिला, मेरे को 360 मिला। इसलिए फिर क्या करा गया, एक कंप्लीट सर्कल का जो रिवॉल्यूशन है उसको 360 डिग्री लिया गया। क्लियर हुआ, बोलो। अब कल से कोई पूछेगा कहीं पे तो आपको पता होगा। ठीक है, ये 360 के पीछे स्टोरी क्या थी। हाँ क्या कह रहे हो गौरव। 5 को भी हटा देना चाहिए था फिर तो ऐसे। नहीं 5 को इसलिए नहीं हटाया, 5 का भी बहुत सारे एप्लीकेशन है। ठीक है, 5 को इसलिए रखना जरूरी था क्योंकि अगर 5 रखूंगा तो इससे मेरा 10 भी कवर हो जाएगा। ठीक है, 5 और 2 मिला के क्या बना जाएगा, 10 कवर हो जाएगा, इसलिए वो करा। चलो ये छोटी सी स्टोरी थी। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपन जो चैप्टर पे आ जाते हैं। तो एक था मेरा डिग्री मेजर और एक था रेडियन मेजर। ठीक है, ओके। अब डिग्री को मैंने स्टैंडर्ड मैंने मान लिया था। अब डिग्री के भी सब पार्ट करने थे, तो डिग्री के सब पार्ट मैंने क्या बताया था, मिनट और सेकेंड। बेसिकली क्या है, जैसे आप देखते हो ना मीटर का सब पार्ट सेंटीमीटर, बेसिकली 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, ताकि जो छोटी छोटी लेंथ है उसको मेजर करने में सेंटीमीटर यूज करूंगा मैं। कॉपी हो गया, पेन हो गया, उसमें मीटर तो यूज नहीं कर सकता, इसलिए सब डिवीजन करेगा।
तो मीटर का सब डिवीजन आपने सेंटीमीटर किया, सेंटीमीटर का भी और भी सब डिवीजन किया मिलीमीटर। वैसे डिग्री का भी सब डिवीजन किया गया। डिग्री का एक छोटा हिस्सा बना गया मिनट, ताकि जहां पे आप छोटे एंगल है तो आप मिनट से मेजर करो, और मिनट का भी सब हिस्सा बना गया सेकंड। इनमें रिलेशन क्या होता है, कोई बता सकता है 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। वेरी गुड। 60 को ऐसे डैश से डिनोट करते हैं। और 1 मिनट में कितने सेकंड? 60 सेकंड। तो डबल डैश से, सिंगल डैश मतलब मिनट, डबल डैश मतलब सेकंड। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो आपको मेजर में एक तो डिग्री था, तो 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए 360 डिग्री। ठीक है, और इसके सब पार्ट थे मिनट और सेकंड। और मिनट में क्या देखा कि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा? 1/60 डिग्री। सर उसी तरह से हाँ, 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। ठीक है, ये इसके सब यूनिट है। हाँ बोलो। सर 60 ही क्यों लिया इसमें? 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट्स ही क्यों लिया? वो देखो ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी ये सिंपल लॉजिक है। मतलब बेसिकली ऐसा कोई वो नहीं था, 360 था ना, 360 को 600 में डिवाइड किया। ठीक है, आप ले कुछ भी सकते थे, उन्होंने 60 ले, 60 ज्यादातर यूज होता था 600 में बांटने वाला। ठीक है, इसके पीछे कोई स्टोरी नहीं है सच, 360 ही मेन स्टोरी थी। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे पहले आप मीटर, 100 मीटर, उस 1000, उसमें अपन 100 का चीजें चलती तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती। यहाँ पे 360 का था, इससे 60 और वो ले लिया, 60 का 60 पार्ट, 6 होता है ना, ये लॉजिक था और कुछ भी नहीं, कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए, और कुछ भी। आ रही बात समझ में? ठीक है सर। ओके, इसमें हम ज्यादा नहीं जाएंगे, पता चला अपना अपन के लेक्चर की जगह कहीं और चले गए। भाई ये हल्का पता होना चाहिए तो बता दिया मैंने आपको। अब रेडियन, अब मुझे बताओ 1 रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया था? रेडियन कैसे बनाया? 1 रेडियन को कैसे डिफाइन किया गया था कि 1 रेडियन कितना दिखेगा? स्टार्टिंग कहां से हुई रेडियन की? इतना ही पता है 180 डिग्री के बराबर हो। हाँ वो तो चलो कन्वर्जन है कि 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। ठीक है, हाँ कब बोलो कवर श्योर है। एक रेडियन एक हाँ मीटर का रेडियस जो है एक आर्क के साथ जुड़ा होगा जिसकी लेंथ 1 मीटर है। हाँ वेरी गुड। आप 1 यूनिट, अब 1 यूनिट कुछ भी हो सकता है, 1 यूनिट का सर्कल ड्रॉ करोगे, क्या करोगे? 1 यूनिट का सर्कल। अब 1 मीटर का ड्रॉ करो, 1 सेंटीमीटर का। 1 यूनिट का आपने क्या करा? सर्कल ड्रॉ किया। अब उस सर्कल पे ही 1 मीटर का एक आर्क लेंथ लेना है, इस पे 1 मीटर की लेनी आर्क लेंथ, जिसकी लेंथ क्या हो? 1 मीटर। तो सर्कल, ऐसा सर्कल जिसकी यूनिट 1 यूनिट है और आर्क लेंथ की भी यूनिट क्या है? 1 यूनिट। तो इससे आपको एक सेक्टर मिलेगा। इस सेक्टर के अंदर ये जो एरिया, ये जो एंगल इंक्लूड हो रहा है, इस एंगल को बोलते हैं 1 रेडियन। इस एंगल को क्या बोलते हैं? 1 रेडियन। ठीक है, अब अगली बार ध्यान रखना, 1 रेडियन कहां से डिफाइन हुआ? 1 यूनिट सर्कल में 1 यूनिट लेंथ का आर्क जो सेक्टर बना रहा है, उस सेक्टर का जो एंगल है उसको बोलते हैं 1 रेडियन। क्या ये बात समझ में आ रही है? बोलो। ठीक है, और यहीं से आपका फॉर्मूला आया था, एंगल, रेडियस और आर्क लेंथ के बीच में एक रिलेशन होता है, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये पढ़ा था आपने, सुना होगा? यस 11th में भी था, 9th में भी था। एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, मतलब ये तीनों में रिलेशन होता है। एंगल, आर्क लेंथ और रेडियस में रिलेशन क्या होता है? एंगल, और यहीं से आया है। ठीक है, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, जब भी हम यहाँ से जो एंगल निकालेंगे, मतलब आर्क लेंथ को रेडियस, अब देखो ये भी एक बेसिकली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, फिजिक्स में पढ़ते हो यूनिट एंड डायमेंशन, ऊपर भी लेंथ में है, नीचे भी एक लेंथ है, तो लेंथ अपॉन लेंथ आपको एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी मिल रही है। तो यहाँ से हमेशा जो आंसर आएगा, जब भी आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ये बात ध्यान रखना, व्हेनेवर, लिख बोलो अपनी कॉपी में अगर लिखना हो तो, व्हेनेवर वी अप्लाई दिस फॉर्मूला, व्हेनेवर वी अप्लाई, किसी भी क्वेश्चन में अगर जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आर आंसर that is angle will always come in radian, मतलब ये आंसर जो आएगा वो रेडियन में आएगा, डिग्री में मत लिख देना। आपको पता चल, आपको दे देंगे ये आर्क लेंथ है, ये रेडियस से बताओ एंगल कितना होगा, तो आप क्या करोगे? आर्क लेंथ को रेडियस से जब डिवाइड करोगे तो जो आंसर आएगा वो रेडियन में आएगा, डिग्री में कभी नहीं आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां तक समझ में आ गया? यस सर। अब ये तो हो गया था डिग्री, अगला हो गया रेडियन। अब रेडियन और डिग्री में क्या होता है वो भी हमको आगे जाके देखना है।
ठीक है, चलो उसके पहले क्वेश्चन ट्राई कर लो, करो ट्राई। इसके लिए चलो मैं पोल भी करता हूँ, चार ऑप्शन देके आपको पोल करेंगे। या फिर चलो आप लोग चैट बॉक्स में आंसर दो। नेट खत्म हो गया भैया? देखो बच्चों नेट बचा के रखा करो यार, ठीक है। आपको पता रहता है ना डेली शाम को क्लास है, तो हमेशा दिन भर में नेट मत चलाया करो। आजकल 1 GB में खत्म हो जाता है, इसलिए बाकी जगह नेट का यूज ना करें। घर पे भी सबको समझा दो कि क्लास में अगर नेट खत्म हो जाएगा और क्लास मिस हो जाएगी तो बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। अभी इनिशियल ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। बस 10 मिनट और 5 मिनट और पढ़ूंगा मैं, ठीक है, फिर लीव करवा देंगे। लेकिन हाँ अभी बस ये टॉपिक कवर करके आपको मैं छोड़, बस 5 मिनट का और टॉपिक है, प्लीज 5 मिनट और सुन लो, उसके बाद मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। ठीक है, सुनो ध्यान से। क्या किया था? फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल हुज सेंट्रल एंगल इज दिस एंड द आर्क लेंथ। तो आपको आर्क लेंथ पता है, एंगल पता है, रेडियस पूछा है। तो रिलेशन क्या होता है? फॉर्मूला एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एकदम फॉर्मूला को रट लेना। और एंगल किसमें आएगा? रेडियन में। ऑलरेडी रेडियन में किया हुआ है, ये 2π/3 मतलब रेडियन ही होता है। तो जगह एंगल 2π/3, आर्क लेंथ कितनी गिवन है? 37.4 अपॉन रेडियस को आर बोल देते, ठीक है। अभी आर चाहिए तो ये डिवाइड उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 37.4 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2π। बेसिकली 37.4 इंटू 3 अपॉन 2π, पाई मतलब 3.14। यहाँ से आपके पास कितना आ रहा है? 17.8 सेंटीमीटर। आर्क लेंथ सेंटीमीटर में थी, तो ये आंसर पे आपका 17 सेंटीमीटर, ठीक है। वेरी गुड। बस फॉर्मूला अप्लाई करना सिखाना था, कैलकुलेशन तो आप कर लेना, फॉर्मूला कैसे अप्लाई होगा ये सिखा दिया, ठीक है। ओके, अब अगली इंपॉर्टेंट चीज डिग्री और रेडियन में रिलेशन। तो आपने एक चीज ये देखी थी कि एक सेमी सर्कल, हाफ सर्कल, एक सेकंड, हाफ सर्कल को अगर मैं ऐसे देखूंगा तो डिग्री में 180 डिग्री होता है और रेडियन में यही चीज पाई रेडियन होती है। कंप्लीट होता है 2π और आधा होता है पाई। तो यही रिलेशन है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 180 डिग्री इक्वल, ये 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। अब किसको भी किस में कन्वर्ट करना हो, जैसे डिग्री को रेडियन में करना हो, तो ऐसे सिंपल यही रिलेशन हमेशा यूज करना। 180 डिग्री में अगर पाई है, रेडियन है, तो 1 डिग्री में कितना होगा? यूनिटरी मेथड बचपन में सीखी थी कि 10 रुपए में अगर 5 चॉकलेट आती है तो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट आएगी? 2। कितनी आएगी? 2 चॉकलेट। तो आप क्या करते हैं? 10 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, है ना। तो वैसे 180 डिग्री में अगर पाई रेडियन है तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन, है ना। यस सर। उसी तरह से पाई में अगर 180 डिग्री है, पाई रेडियन में अगर 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा? 180 बाय 180 पाई डिग्री। यहाँ पे फिर पाई की वैल्यू आप 22/7 लिख देना, ठीक है। ये क्लास 11th में आपने एक्सरसाइज नंबर 1 एनसीईआरटी में क्वेश्चन किए भी होंगे। 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बाय 180 रेडियन, एक रेडियन में 180 बाय पाई। अब बस कन्वर्जन करना सीखना है, एक एक करके एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहला एग्जांपल, ध्यान से 2 एग्जांपल में सिखा रहा हूँ, उसके बाद वाले क्वेश्चन आप घर पे करना, ठीक है। जैसे 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना, सिंपल स्टेप यहाँ से स्टार्ट करना। 180 डिग्री में होता है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में हो जाएगा पाई बाय 180 रेडियन। तो 1 डिग्री में इतना है तो 60 डिग्री में कितना होगा? जो यूनिटरी मेथड क्या बोलती है, अगर 1 में इतना है तो 60 में कितना होगा? इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हाँ है ना। बोलो, ये कैंसिल आउट करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाई 3। तो बेसिकली आपको याद भी होगा पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री, याद है? यस सर। पाई बाई 4 कितना होता था? 45 डिग्री। 45 डिग्री। पाई बाई 6 30 डिग्री। 2/3 270 270। अरे कहाँ से 2? पाई बाई 3 कितना होता है? 120।
पाई बाई 3 मतलब 60, 60 इंटू 2 120 है ना। बोलो 2 पाई 180 360 ओके। ये हो गया डिग्री का रेडियन में कन्वर्ट। अब रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, जैसे वापस वही रिलेशन पाई से स्टार्ट करो, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो एक रेडियन में कितना हो जाएगा 180 बटे पाई, ठीक है। एक में अगर इतना तो 60 में कितना होगा, यूनिटरी मेथड वापस 180 बाय पाई मल्टीप्लाई बाय 60, ये आंसर किसमें आएगा डिग्री में आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना जरूरी है, सिंप्लीफाई कैसे करते हो ध्यान से। 180 मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइड बाय पाई, पाई कितना होता है 22/7, तो 22/7 से डिवाइड किया तो ये ऐसा हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, सिंप्लीफाई कैसे करोगे, ठीक है, पहले इस पूरी चीज को मल्टीप्लाई कर देना और 22 से डिवाइड कर देना। आपको ध्यान है 11th में कैसे करते थे, डिवाइड करने के बाद फिर डिवीजन से डिवाइड करते, फिर इसको डिग्री को, फिर जो फ्रैक्शन पार्ट होता है उसको मिनट में कन्वर्ट करना है, फिर उसके फ्रैक्शन पार्ट को सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये एनसीईआरटी के पहले एक्सरसाइज में था, सबको याद है? यस सर। ठीक है, एक बस क्वेश्चन, एक बार चलो आप करो जिसको आता है, बताओ फाइनल आंसर डिग्री मिनट और सेकंड में क्या आएगा। जिसको आता है वो ट्राई करो, जिसको नहीं आता मैं सिखाता हूँ। देखो पहले इसको मल्टीप्लाई कर दो, 180 को आप 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास जो आएगी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी 75,600, ठीक है। अब इसको मुझे प्रॉपरली कन्वर्ट करना है, कैसे कन्वर्ट करते ध्यान से देखो, अगली स्टेप में कर रहा हूँ। 75,600 डिवाइडेड बाय 22, इसको साइड में कैलकुलेशन कर रहे हैं अपन, इसको लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कर दो और देखो क्वोशिएंट और रिमाइंडर कितना आ रहा है। तो 22 कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है, तो 66 हो जाएगा। सब्सट्रैक्ट करोगे यहाँ पे आएगा 9, यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा, फिर 6 नहीं तो उतर जाएगा, फिर आई थिंक ये 4 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 8 बच जाएगा, फिर ये 0 नीचे उतरेगा, फिर कितनी बार होगा ये 3 टाइम, 3 टाइम, तो कितना बचेगा 14। यस सर। फिर लास्ट वाला 0 नीचे उतर जाएगा, फिर कितनी बार जा रहा है 6 टाइम, 6 टाइम, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8, है ना। अब उसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, 75600 डिवाइडेड बाय 22। इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या था, देखो क्वोशिएंट कितना है 3436 और यहाँ पे क्या रहा है 2 और रिमाइंडर, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा 22 डिनोमिनेटर में क्या आएगा 22 और रिमाइंडर को आप ऊपर लिख देते। ऐसा कुछ होता था कि उल्टा लिखा है? यस सर। सही है, मिक्स फ्रैक्शन थर्ड फोर्थ में था, सही लिखा है ना मैंने, ठीक है। बेसिकली ये इसका फ्रैक्शन, तो इसको लिखने का एक और तरीका क्या है 3436 8/22, तो ये तो पूरा कंप्लीट डिग्री है, ये उसका फ्रैक्शन पार्ट है, तो ये 3436 तो कंप्लीट डिग्री है। अब ये जो 8/22 है इसको आप, ये भी डिग्री है, इसको मिनट में कन्वर्ट, मिनट में कैसे कन्वर्ट करोगे 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिनट में आ जाएगा, ये पूरा आंसर हाँ 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा मिनट में। तो वापस इसको लिखोगे 3436 डिग्री। अब देखो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा 48 होता है डिवाइड बाय 22, ठीक है। अब इसको वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो 480/22 को, ताकि अपना आंसर सेकंड में लिख सके, तो ये हो जाएगा 4 टाइम्स, सॉरी 2 टाइम्स और वापस 3 टाइम्स, सॉरी 1 टाइम, 1 टाइम, कितना बचेगा 18, सही लिखा है? यस। ठीक है, इसको मिक्स फ्रैक्शन, इसको भी मिक्स फ्रैक्शन में लिखने का तरीका क्या है, फाइनली आपका देखो कैसे दिखेगा। ये तो कंप्लीट डिग्री है, 3436 पूरा डिग्री है, ठीक है। और इसके साथ देखो ये 480/22, 480/22 को कैसे लिखोगे 22 यहाँ पे, सॉरी 21 यहाँ पे, जिससे डिवाइड कर रहे हो 22 ऊपर और रिमाइंडर ऊपर, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? मिक्स फ्रैक्शन तो कन्वर्ट करना आता है? यस सर। ठीक है, ये मिनट में था, तो जाएगा 3436 कंप्लीट डिग्री, इसमें 21 मिनट और ये बचा हुआ भी क्या है मिनट में। अब इस बचे हुए मिनट को आप कन्वर्ट करोगे सेकंड में, तो 3436 कंप्लीट डिग्री है,
21 मिनट। अब बच्चे को सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वापस से किससे मल्टीप्लाई करोगे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए? 60 से मल्टीप्लाई करने पे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड में। अपना फाइनल आंसर फिर वापस से उसी तरह से फ्रैक्शन में लिखना है आपको। तो आपका फाइनल आंसर ऐसा कुछ दिखेगा 3436 कंप्लीट डिग्री 21 मिनट। यहाँ से एक बार देख लो क्वेश्चन कितना आ रहा है, वो आपका क्या हो जाएगा देखो ऐसा कुछ आएगा, उसको डेसिमल में निकाल लेना। 3430 आ रहा था ना, 30 था क्या? कहीं कैलकुलेशन आएगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। समझ में आया आपको कैसे किया अपन ने? डिग्री को रेडियन से डिग्री बनाया, डिग्री से फिर मिनट बनाया, मिनट से फिर सेकंड बनाना। ऐसे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज नंबर 1 में बहुत सारे क्वेश्चन है। क्लियर है? यस सर। ओके ठीक है बच्चों, आप बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। आज हमने ट्रिग्नोमेट्री का स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में हमने क्या पढ़ा, एंगल्स के बारे में पढ़ा। इस एंगल्स के बारे में आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 11th की एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1 में बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज दी हुई है, प्लीज उसको ट्राई कर लेना। और बची हुई ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन आप नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को करेंगे, ताकि डीपीपी अभी नहीं हो पाएगी। आपका होमवर्क यही है, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 1, डीपीपी आपको इस क्लास की मंडे को मिलेगी। क्लियर है? और हाँ इसके अलावा जो मैंने डीपीपी नंबर 1 दी है उसको एक बार वापस से रीअटेम्प्ट करना। आज जो हमने पढ़ा है उससे अब आपके जो क्वेश्चन डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो डीपीपी 1 को वापस से रीअटेम्प्ट कर लेना, और मैं अच्छे क्वेश्चन और आपको भेज दूंगा। क्लियर है? क्लास की रिकॉर्डिंग कब तक मिलेगी? रिकॉर्डिंग जैसे आप कल संडे है तो इस क्लास की रिकॉर्डिंग तो मंडे तक दोपहर तक ही मिलेगी आपको, ठीक है। ओके सर। Okay then everyone, bye bye, good night, have a good weekend, bye bye, take care, Thank you, bye bye. bye। भारत माता